जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस शिक्षाविद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपकी सेवा में हूं सौरभ। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में वैदिक काल पूरा पढ़ लिया था। जितने भी भाग बन सके थे मैंने छोटा छोटा करके आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। और आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। और यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये भी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी वो वाला पूर्व वैदिक काल, वैसे बात करेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने उसको कई भागों में बांट बांट के छोटे छोटे भागों में पढ़ा था, ताकि ऐसा पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, अन्यथा वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो उससे बाहर नहीं बनेगा आपके स्तर पे। क्योंकि आप सिविल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ना तो सिविल के लिए पढ़ रहे हैं, ना तो टीजीटी पीटी स्तर तक पढ़ रहे हैं। आप ये पढ़ रहे हैं कि जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं आप उसमें बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नहीं चल रहा है, सब एक तरफ मतलब चल रहा है, लेकिन उस तरीके का नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप अगर पढ़ाई हुए का नोट बनाते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन चीज़ बन जाएगी, और वो फिर हमेशा काम देगी। आपको काम देगी, आपके लड़के को, आपके पोता को, और सबको काम देगी, बशर्ते आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, तो अगर नए हैं और एक तो वीडियो पूरी देखिएगा तब मज़ा आएगा, और बीच में छोड़ देंगे तो फिर मज़ा नहीं आने का। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो शुरुआत में समझाई नहीं जा सकती, उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी पूर्व वैदिक काल की या वैदिक काल की या ऋग वैदिक काल जिसे हम कहते हैं, शुरुआत करी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे चीज़ें घटित हो रही थी। तो वैसे ही पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि उसकी बताएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। तो सबसे पहले बस ये जान लेना हम लोगों को है कि उत्तर वैदिक काल कब शुरू होता है, कब से कब तक रहता है। कई बार पूछा गया है, तो हमने बताया था आपको कि ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि ये उत्तर वैदिक काल है। देखिएगा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी वैदिक काल की, तो मैंने ये बताया था कि जो पूर्व वैदिक काल है उसमें जो संपूर्ण जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो जानकारी मिलती है, उसके बाद में जितने भी वेद लिखे गए, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, इन तीनों से बाद में कुछ आरण्यक ग्रंथ लिखे गए, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई जिनसे इनकी हमें जानकारी मिलती है। देखिएगा, मैंने पीछे आपको बताया था कि जब कृषि ये लोग करते थे, पहले पूर्व वैदिक काल में ये अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। मतलब आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ, ऐसे करके घूमते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये लोग अब स्थायी रूप से रहने लगे कि हाँ नहीं, हमें एक जगह रहना है और इसी के आसपास वाले क्षेत्र में। अब समझिएगा, पहले ये लोग, जैसे अगर थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, समझिएगा, जैसे ये मान लीजिए भारत का उत्तरी हिस्सा है, इसी क्षेत्र में ये लोग रहते थे। और ये मान लीजिए कि यहाँ से सिंधु नदी जाती है, और सिंधु नदी के आसपास जितनी भी नदियाँ होती थी, इसी के आसपास ये रह रहे थे। कब रह रहे थे? पूर्व वैदिक काल में। मतलब उत्तर वैदिक के पहले पूर्व वैदिक काल में ये लोग सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में निवास कर रहे थे अस्थायी रूप से। लेकिन जब पति पत्नी साथ रह रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो जनसंख्या बढ़ेगी ना। और जब जनसंख्या बनेगी तो अलग अलग कबीले भी बनेंगे। जब अलग अलग कबीले बनेंगे तो देखिएगा, यहाँ से एक नदी आपको पता होगी, यहाँ से निकलती है गंगा नदी। अब इसका ये तराई क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे मिलने वाली नदियाँ हो गई। ठीक है, तो देखिएगा, जब ये धीमे धीमे इन क्षेत्रों में ये भर गए, जब इन्हें लगा कि नहीं अब हमें और क्षेत्रों की खोज करनी चाहिए, क्योंकि देखिए रहना इस समय कितना समर तो है नहीं कि समर लगवा लिए, चला दिए, लाइट आई। रहना, पानी के लिए उन्हें नदी के पास रहना ही रहना है, कहीं और जा नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है। और सेफ भी था, जो गंगा नदी वाला क्षेत्र था उतना उबड़ खाबड़ नहीं था। उबड़ खाबड़ ना होने की वजह से अब ये लोग सिंधु नदी से पलायन करके कहाँ आ गए? गंगा नदी घाटी में। कहाँ आ गए? गंगा नदी घाटी, मतलब गंगा नदी का जो तंत्र है उसके आसपास वाले क्षेत्र में ये लोग आ गए, आकर के रहने लगे। जब सिंधु नदी के आसपास रहते थे तो सिंधु नदी से सब कुछ अपना जीवन पोषण जो भी होता था वो करते थे। लेकिन अब ये उत्तर वैदिक काल में ये कहाँ आ जाएंगे? गंगा नदी के किनारे आ जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज़, हम लोगों ने पीछे देखा था, ये लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। ये लोग खोजे जरूर थे हड़प्पा वाले, लेकिन लोहा के बारे में नहीं जानते थे।
अब इन्हें लोहे के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो एक एक करके क्रम वाइज समझते चलेंगे कैसे कैसे क्या होता है उत्तर वैदिक काल की विशेषता में। देखिएगा, सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में विशेषता में नीचे लिखेंगे जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक जो काल था ये यहाँ से लव युग प्रारंभ होता है। कौन सा युग? लव युग प्रारंभ होता है। ठीक है, अब लव युग का प्रारंभ का मतलब अब यहाँ से ये लोग अपनी चीज़ जो पहले पत्थर वगैरह का बनाते थे, मिट्टी का बनाते थे, लकड़ी का बनाते थे, अब ये लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? लोहे का प्रयोग करेंगे। तो अगर ये पूछा जाए लोहे का प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ था या कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप जाएंगे सीधे सीधे उत्तर वैदिक काल से ही लोहे की शुरुआत मानी जाती है। देखिए, दूसरी चीज़, जब लोहे की शुरुआत हुई तो लोहे से अनेक प्रकार के औजार बनने लगे, हल बनने लगे, ये सारी चीज़ें बनने लगी। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें बनने लगी, जब ये अस्थायी कृषि करते थे कि आज यहाँ करना है, परसों वहाँ करना है, कल वहाँ करना है, ऐसे करते थे, या फिर इस मौसम में यहाँ रुके हैं तो अगले मौसम में कहीं और पलायन, अगले मौसम में कहीं और पलायन, ऐसा होता था। लेकिन जब ये लोग इसके बाद ये लोग स्थायी जीवन निवास करने लगे, स्थायी निवास बनाकर रहने लगे। अब स्थायी बनाएंगे क्यों भाई? कोई तो कोई कारण होगा। कोई अगर एक जगह रह रहा है जिसका मतलब उसे पूरे साल में हर चीज़ मिल जा रही है, तभी तो वो एक जगह रहेगा, नहीं तो घूमता फिरेगा। जैसे ये समझिएगा कि कुछ लोग होते हैं जिनका एक लोग से पेट नहीं भरता है, आज ये वाली गर्लफ्रेंड तो कल वो वाली गर्लफ्रेंड, और लड़कियों का भी ऐसे ही होता है, आज वो वाला बॉयफ्रेंड तो कल वो वाला, एक से पेट नहीं भरता है। ठीक है, जब एक से पेट भरने लगा उस दिन आप खुश हो जाएंगे, बस इतना जान लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, स्थायी निवास क्यों रहने लगे? क्योंकि इन्हें क्या मिलने लगा? पानी मिल जाता था। पानी कहाँ मिलता था? गंगा नदी वाले क्षेत्र में आसानी से पानी पूरे साल मिल जाता था, क्योंकि गंगा नदी सूखती नहीं है पूरे साल। अगर बारिश हो रही है तब भी पानी मिलना है और बारिश नहीं होगी तब भी पानी मिलेगा। इसका मतलब है कि आसानी से इन्हें पानी मिल जाता था। अगर जब पानी मिल जाएगा तो ये कृषि कर लेंगे। जब पानी मिल जाएगा तो ये लोग आसानी से कृषि भी कर लेंगे। समझिएगा, अब आसानी से ये लोग कृषि भी कर लेंगे। जब कृषि कर लेंगे तो कृषि से क्या मिल जाएगा? इन्हें अनाज मिल जाएगा खाने के लिए। देखिए, ये खाने की व्यवस्था हो गई, ये पीने की व्यवस्था हो गई। जब कृषि हो रही है तो पशुपालन भी तो होगा। क्या होगा? पशुपालन होगा, और पशुपालन स्थायी होगा। ठीक है, जब कृषि हो रही तो पशुपालन से ही तो कृषि होगी। जब कृषि से पशुपालन हो रहा है और पशुपालन से अनाज भी हो रहा है, खाने को मिल जा रहा है, और इन पशुपालनों से इनको दूध वगैरह तो मिल जाएगा ना खाने को। तो एक चीज़ समझिएगा, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए हमें खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, हवा तो इसे फ्री में मिल जाती है, और रहने के लिए मकान चाहिए होता है। बस यही चाहिए होता है। तो अब जो रहने के लिए स्थायी निवास तो कर ही रहे हैं ना, घर और बना के रह ही रहे हैं ना। अब ये लोग भटकना छोड़ दिए हैं ये लोग। तो देखिए, पानी मिल जा रहा है, कृषि से इनको अनाज मिल जा रहा है, और कृषि करने के लिए भी पानी मिल जा रहा है नदियों से आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और मौसम भी सही रहे कि भाई नदी वाले क्षेत्र में है तो उन्हें ठंडी का मौसम मिल जाता है, गर्मी का भी मौसम मिल जाता है, बरसात का भी, हर मौसम पूरा मिल जा रहा है। जब सब कुछ मिल जा रहा है तो ये क्यों ना यहाँ से भागेंगे? क्यों नहीं भागेंगे ना। जब भाई हमें एक जगह सब कुछ मिल जाएगा तो हम क्यों बार बार भागेंगे। जैसे ये समझिएगा कि मेरे चैनल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है। सब कुछ आसानी से मिलने का मतलब ये हो गया कि आप अगर पहली वीडियो से लास्ट वीडियो तक देखेंगे तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि उसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पढ़ के आप नोट बनाते हैं तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, और स्थायी निवास करते थे, पानी, कृषि, अनाज हो गया, पशुपालन हो गया। तो इनकी वजह से जब सब कुछ एक जगह मिलने लगा तो ये लोग अब घूमना बंद कर दिए। तो दूसरी बात है लौह युग का प्रारंभ होता है। दूसरी बात स्थायी जीवन जीने लगते हैं। जब स्थायी जीवन जीने लगते हैं, और जब इस समय जब स्थायी जीवन जिएंगे, जब ये लोग स्थायी जीवन जिएंगे, समझिएगा, जब ये लोग स्थायी जीवन जिएंगे तो किसके भरोसे जिएंगे? कृषि के भरोसे। और कृषि अब क्या हो जाती है? मुख्य व्यवसाय हो जाती है। कृषि कैसी हो जाती है? मुख्य व्यवसाय के रूप में। मतलब कृषि एक तरीके से, जैसे आज एक तरीके से अर्थव्यवस्था का साधन है, वैसे पहले भी अर्थव्यवस्था का साधन हुआ करती थी। सोचिए कृषि कितनी बेहतरीन चीज़ है।
ठीक है। अब देखिए, जब लव युग हुआ, स्थायी जीवन जीने लगे, तो ये लोग कबीले के रूप में रहते थे। मैंने आपको बताया था कि जो पंचजन 5 कबीले थे और एक अकेले भरत वाला कबीला था, दोनों में लड़ाई होती, दशरथ युद्ध होता और लास्ट में भरत कबीला जीत जाता है, उसी के नाम पे भारत का नाम रखा। ये सारी चीज़ें मैंने पीछे आपको बता रखी हैं वैदिक काल वाले में। तो देखिएगा, जब वैदिक काल वाले में ये चीज़ें बता रही, कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। अब उसके साथ ये लगा करेंगे, अब जो कबीले होते थे वो मिल मिल के पूरा एक एरिया बना लेते जिसे जनपद कहा जाता था। अब ये कबीले, क्योंकि कबीले तो रहते थे ना, तो जो ये कबीले थे, अब ये 1 2 3 सब कबीला मिल मिल के प्लस होके क्या बना लेते थे, जनपद। इसका निर्माण करेंगे ये लोग, जनपद का निर्माण करेंगे। जनपद का मतलब ये समझ लीजिएगा कि छोटे छोटे कबीले मिल के एक पूरा झुंड बना लेंगे और पूरा एक स्थायी जीवन जीने। जैसे एक समझिएगा, एक गांव है, एक गांव में सिर्फ एक लोग नहीं रहते, एक गांव में कम से कम 10 20 50 घर रहता है, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि 10 20 50 घर सिर्फ एक वंशज से हो, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ, सब लोग मिल के एक गाँव में कोई विपत्ति आती है, कोई सुख होता है, कोई दुख होता है, सब कुछ मिल के करते हैं। वैसे ही ये सब कबीले, जो छोटे बड़े जैसे भी कबीले थे, सब लोग मिल के एक जगह रहने लगे और बाद में अपना एक साम्राज्य बना लिया, जिसे ये लोग बोलते थे कि जनपद। अब देखिएगा, मैंने उसके पहले ही आपको एक चीज़ बताई थी कि वैदिक काल में मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, प्रचलन में नहीं थी। अब समझिए, वर्ण व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, लेकिन कहेंगे दिमाग में, आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर वर्ण व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था चल रही थी। कैसी वर्ण व्यवस्था थी? कर्म के आधार पे वर्ण बताया जाता था। जो वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में थी वो किसके आधार पे थी? कर्म के आधार पे। मतलब आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जिस तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं, वही नाम आपको बुलाया जाएगा। अगर आप लकड़ी उकड़ी वाला काम करते थे, आप बढ़ई वर्ग के हैं। अगर आप सोने का काम करते हैं तो आप सोनार हो जाएंगे। आप मिट्टी वाला काम करते हैं तो आप कुंभकार हो जाएंगे। इस तरीके से वर्ण बनाया गया था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाती है, वर्ण प्रारंभ हो जाता। कौन वाला वर्ण व्यवस्था? वो वाली जाति वाली। मतलब अब जाति व्यवस्था अस्थायी रूप लेने लगी। मतलब आप क्या हो? ब्राह्मण हो, अच्छा ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के बाद वैश्य हो, और वैश्य के बाद शूद्र। ये वाली व्यवस्था जो अस्थायी रूप से चली, वो कहाँ से चलती? उत्तर वैदिक काल से ही शुरू होती है। अब एक चीज़ समझिएगा, जब तक ऋग्वेद नहीं लिखा गया था, ऋग्वेद जब नहीं लिखा गया था, और ऋग्वेद में कौन सा मंडल? 10वां मंडल। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला और 10वां मंडल वो सबसे बाद में लिखा गया, लगभग उत्तर वैदिक काल के शुरुआत होने से पहले लिखा गया, ठीक है। जब पहला और 10वां बाद में लिखा गया तो उसी 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था बताई गई थी कि हाँ, वर्ण व्यवस्था में ही 4 वर्ण बताए जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अब एक चीज़ समझिएगा, सब ये वर्ण व्यवस्था कहाँ से शुरू हो जाती है? उसी ऋग्वेद के कारण शुरू होती है वर्ण व्यवस्था, नहीं तो वर्ण व्यवस्था नहीं रहती। अब समझिएगा, वर्ण व्यवस्था अपने एक चरम स्तर पर थी। मतलब इतना ज़्यादा भेदभाव शुरू हो गया था कि उत्तर वैदिक काल में आप अभी देखेंगे बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी। वैदिक काल में तो कम था, वर्ण व्यवस्था थी तो वो कर्म के आधार पर थी। अब जैसा काम करेंगे उस आधार पे आपको बता दिया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के आधार पे हो गई थी, ऋग्वेद के 10वें मंडल के आधार पे, कि आप ब्राह्मण होंगे, आप क्षत्रिय होंगे, आप शूद्र होंगे, आप वैश्य होंगे। ये सारी कॉन्सेप्ट जो आया वो ऋग्वेद से आता, और वो वहाँ से चल के उत्तर वैदिक काल में जब तक पहुँचता तब तक पूरे तरीके से छा जाता है, और इतने हद तक छा जाता है कि लोग वर्ण में इतना ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। अब समझिएगा, वर्ण में विश्वास क्यों नहीं करेंगे? कोई चाहता है कि हम नीचे रहें? कोई नहीं चाहता है। अगर पैसा रुपया है, इसी समय का नॉर्मल देख लीजिए, तो वो ये सोचेगा हम ही हैं सब कुछ। अहम क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मतलब ये वाली भावना आ जाती है जब ढेर रुपया हो जाता है। तो उस समय भी तो अमीर थे, तो वो सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे क्या अरे हम ही सब कुछ है, हमारा कोई क्या कर लेगा? भाई जो किसी के यहाँ मजदूरी करता था, जिसका विकास नहीं हो पाया था, वो गरीब रह गया। तो वो गरीब रह गया तो धीमे धीमे वो बेचारा शूद्र में चला गया। वो थोड़ा व्यापार पर थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली थी तो वो वैसे रह गई। जो थोड़ा मार पिटाई कर लेते थे, पीट पाट देते थे पकड़ के, वो छतरी वाले में हो गए।
और जो सबसे ज़्यादा सबको बेवकूफ़ बनाने वाले काम करते थे वो थे ब्राह्मण। इन लोगों ने उत्तर वैदिक काल में इतना भरभंड मचा दिया, इतने इतने अंधविश्वास पैदा कर दिए, इतने कर्मकांड शुरू कर दिए कि पूरी तबाही मच गई। अब कैसे तबाही मचेगी अभी देखेंगे आप लोग आगे। तो देखिएगा, अब इन जब ये जाति वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई तो इसमें एक जाति होती थी ब्राह्मण वर्ग। कोई बुरा नहीं मानेगा, जो लिखा गया वो सत्य है, वो सत्य है, कोई पर्सनल नहीं लेगा। पहली चीज़ देखिएगा, जो ब्राह्मण लोग थे इन लोगों ने कर्मकांड शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? कर्मकांड। अब कहेंगे सर ये कर्मकांड क्या होता है? समझिएगा, अभी आप समझ जाएंगे, बहुत आसान चीज़ है। कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड ये हो गया कि जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद क्या किया जाएगा? वो जैसे मतलब शव को लेके जाया जाता है, वहाँ पे ये शुरू हो जाता है कि अगर आप उनके हैं तो आप अपने बाल मुंडवाइए, उसके बाद वहाँ से आइए तो पूरे गांव को पहले 10 दिन तक घर में खाना कुछ नहीं बनेगा, शुद्धक है और अशुद्धक है, क्या क्या बोला जाता है। फिर 10वें दिन घाट होता है जिसको बोला जाता है 10वां है। फिर 12 या 13 दिन बाद 13वीं होती है, खिलाया जाता है। इस तरीके से कर्मकांड ये लोग शुरू कर दिए थे। मतलब समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा इनका। ये इतना ज़्यादा कर्मकांड शुरू कर दिए, मतलब इतना ज़्यादा अंधविश्वास भर दिए थे, कोई हदो हिसाब नहीं था। अब समझिएगा, अच्छा कर्मकांड में कौन कौन रेला जा रहा था, किसको सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी? अब समझिएगा, भाई इसके पास थोड़े पैसे हैं, ठीक है चल जाएगा, छत्री वाला काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वैश्य वाला, अब समझिएगा, मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर ये बोल दोगे कि तुम्हारा दादा मर गए हैं और दादा मरने के बाद 50 लोगों को खाना खिलाओ, बेचारा उसके घर में 2-3 लोगों का खाना खिलाने के लिए वो दिन भर बेचता है दूध, दिन भर मजदूरी करता है, तो वो कहाँ से खिलाएगा? शूद्र बचे, इनको बना दिया गया अलग से ड्रामा। भाई वो तो खुद ही मर मर के कमा रहा है, उसमें तुम ये कह रहे हो कि ये कर्मकांड करो तब तुम्हारे दादा को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा भाई? कोई मतलब नहीं। ये सब कर्मकांड इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, बेमतलब बेवजह, सिर्फ किसके लिए? अपनी सत्ता को ऊपर रखने के लिए। अपनी सत्ता को ऊपर रखने के लिए ये सारी बेहूदगी इन लोगों ने, मतलब अपने आप को ऊपर रखना है तो किसी को कितना हो नीचे गिरा दो, कैसे भी। देखिए कारण क्या, इनकी भी गलती नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने स्तर को ऊपर उठाना चाहता है। अब ऊपर उठाने का कोई भी तरीका हो सकता है, कोई सही तरीका अपनाता है, कोई गलत तरीका अपनाता है। और धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसपे अगर धर्म की बात आ जाती है लोग भूल जाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और अगर धर्म के नाम पे या फिर जाति के नाम पे अगर इस तरीके से माइंड वॉश करके कर दिया जाएगा तो वो, और वही चीज़ आज भी चली आ रही है। सोचिएगा उतने साल से, कब से, 600 ईसा पूर्व से लेके अब तक हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं। मतलब ये समझिएगा 7वीं सदी की बात है, शुरुआत की बात है। तब से आज तक हम लोग नहीं निकल पाए, तो कैसे निकल पाएंगे? मतलब इस तरीके का माइंड वॉश था, ठीक है। तो देखिए ब्राह्मण क्या शुरू कर दिए थे? कर्मकांड शुरू कर दिए थे। तो इतनी बातें, 2-3 चीज़ें कॉमन आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तर वैदिक लौह स्थायी जीवन हो गया था, कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया था। अब यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी, जो कि वैदिक काल में नहीं थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? इस प्रकार से, और इसमें जो ब्राह्मण वर्ग था इन लोगों ने कर्मकांड शुरू करवा दिया था, जिससे पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी थी, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए इसके आगे चलेंगे तो क्या क्या मिलेगा। अब हम क्रम से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आर्यों का विस्तार समझेंगे, जो मैंने बताया था अब उसी को हम क्रम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आर्यों का विस्तार, आर्यों का विस्तार। अब समझिएगा, मैंने ये बताया कि जो आर्य आए थे मध्य एशिया से आते हैं और सिंध वाले क्षेत्र में रह जाते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो आर्य थे वो सिंध वाले क्षेत्र में निवास करने लगे। तो वो जो आर्य थे, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ होता है, उच्च होता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो व्यक्ति गंगा घाटी में, जो अभी हम बता रहे थे गंगा वाले क्षेत्र में जो व्यक्ति रहने लगे थे, कहाँ पे? गंगा घाटी में। देखिए जो व्यक्ति गंगा घाटी में रहने लगे उसको इन लोगों ने पता क्या बोला? इन लोगों ने उसके लिए एक शब्द यूज किया। गंगा घाटी में जो लोग रहते थे उसके लिए इन लोगों ने एक शब्द यूज किया जिसका नाम है वात्य। ये लोग बोले कि ये लोग आर्य नहीं है और वात्य हैं, इसका मतलब निम्न कुल के लोग यहाँ निवास करते हैं। समझिएगा, वात्य का अर्थ क्या होता था? निम्न कुल। निम्न कुल, कुल उल की व्यवस्था आप देख रहे हैं कहाँ से शुरू हो रही है।
तो ये बोला जो लोग आर्य थे वो मध्य एशिया में रह गए, और मध्य एशिया के बाद जो लोग भाई आकाश से तो टपके नहीं होंगे ना, जब गंगा ना घाटी में कोई नहीं रहता है तो वही लोग यहाँ चल के आए, जो वहाँ से थोड़ा भगा हुआ दिए गए, गरीब थे बेचारे, नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे वहाँ, वो चले आए इधर अपने आके। तो ये इन लोगों ने ये बोला कि जो गंगा घाटी में लोग रह रहे हैं वो वात्य है, मतलब निम्न कुल के लोग वहाँ निवास करते हैं। चलिए ठीक है, अगर कोई निम्न कुल के लोग ही वहाँ निवास करते हैं ये भी मान लिया जाता है कि ठीक है निम्न कुल के लोग यहाँ निवास करते थे गंगा वाले घाटी में। अब समझिएगा, जब इतना सब कुछ हो चुका था कि यहाँ उच्च रह रहे हैं, यहाँ निम्न रहे हैं, जाति व्यवस्था शुरू हो गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाली सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं, तब उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब देखिए अब क्या क्या निकलता है ये हमें जान लेना है। तो अब आर्य कहाँ से, सिंधु से लेके गंगा घाटी तक फैल चुके थे, उच्च निम्न वाली बात छोड़ दी। अगर वो पूछे तो उस समय उत्तर वैदिक काल में ये लोग कहाँ तक आ गए थे, गंगा घाटी तक आराम से आ गए थे। अब आगे चलेंगे। देखिए एक वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद। अब समझिएगा इसमें तो सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ लिखा हुआ है। अथर्ववेद में मगध और अंग दो नाम मिलते हैं। कौन कौन से, एक मिलता है मगध, अभी बहुत कुछ मिलेगा, मगध एवं अंग, ठीक है, मगध एवं अंग। लोकेशन समझेंगे, ये जो मगध और अंग वाला क्षेत्र था ये गंगा घाटी में रहते थे, ठीक है। अब गंगा घाटी में जो लोग रह रहे थे उसे क्या कहा जाता था, क्या कहते थे, वात्य। जो लोग कहाँ रहते थे, गंगा घाटी में। कहाँ रह रहे हैं, गंगा घाटी में। जो लोग मगध और अंग वाला क्षेत्र गंगा घाटी में पड़ता था, वहाँ के लोगों को क्या जाता था, वात। और इसका मतलब होता था निम्न कुल के लोग, मतलब सिंध वाले में जो रहे वो उच्च कुल के हैं, उनको भगवान ने अलग से बनाया था, और जो गंगा घाटी में आ गए थे उनको अलग से बनाया था। सोचिए कॉन्सेप्ट समझिएगा इन लोगों का। ये लोग इस तरीके की बातें करने लगे। अब एक चीज़ और मिलती है, चलो ठीक है ये भी कर दिया भाई, समय था, जिसको जो बना सबने किया। अब इसी अथर्ववेद में एक चीज़ और मिलती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता कहाँ है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था। तो समझिएगा इसी अथर्ववेद में सर्वप्रथम अयोध्या का नाम आता है, अयोध्या नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है, अयोध्या। तो ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया था। कब किया गया था, उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ये जितने भी ग्रंथ लिखे गए सब उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, फिर इसको वहीं पे रोकेंगे, फिर आगे मिलेंगे, लेकिन पहले उसके पहले समझ लीजिएगा। हम जब वेद मैं आपको लोगों को पढ़ा रहा था, बता रहा था, तो मैंने एक नाम लिया था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या था, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब समझिएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जब मैं आप लोगों को वेद पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब किसको पढ़ के, कौन से वेद को पढ़ के लिखा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे फिर बता दे रहा हूँ, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन था, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और एक महान है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, एक तरीके से सब चीज़ें अपने हिसाब से उसको पढ़ा, अपने हिसाब से लिख दिया, ठीक है। किसके लिए लिखा, बस अपनी सत्ता को ऊपर दिखाने के लिए कि हम सबसे बढ़िया इंसान है, सबसे उच्च इंसान है, ठीक है। उसके लिए ये सब ड्रामा लिखा गया था। अब क्यों लिखा गया था उसमें समझेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा गया था। अब समझिएगा कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब जब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है तो उसमें क्या क्या बातें कही गई इसको जानेंगे। तो ये ग्रंथ जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये कब लिखा गया था, उत्तर वैदिक काल में। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना, इसकी रचना कब की गई, उत्तर वैदिक काल में। तो ध्यान रखेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना कब की गई, तो उत्तर वैदिक काल में की गई, ठीक है।
किसकी? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की। अब समझिएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या लिखा, क्या क्या गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें बातें निकल के आती है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है, पहली चीज़ लिखेंगे, इसमें एक चीज़ लिखेंगे विधेय माधव और एक व्यक्ति थे राहुगढ़ करके, उनके बारे में बातचीत की बातें उसमें लिखी गई हैं। तो आप लिखेंगे, देखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विधेय माधव, विधेय माधव और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राहुगढ़, याद रखेंगे राहुगढ़। इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसी को इसमें लिख दिया गया है, किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। पहला चीज पूछा गया था कि विधेय माधव और राहुगढ़ की बातचीत को किस ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया है? तो लिखा गया शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। और क्या क्या मिला है, देखिए इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक नदी का नाम आता है जिनका नाम है नर्मदा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी का नाम किस ब्राह्मण ग्रंथ में आता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आता है। अब पूछा गया था कि नर्मदा नदी के लिए किस शब्द का यूज किया गया है, मतलब नर्मदा को नर्मदा तब नहीं बोलते थे तो कुछ और नाम था, तो नर्मदा नदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उसे बोला जाता था रेवा। कौन सी नदी थी? रेवा नदी। तो नर्मदा नदी के लिए उत्तर वैदिक काल में रेवा शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये बात कहाँ पता चलती है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से हमें पता चलती है। क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान में रखेंगे, नर्मदा नदी के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया था? रेवा शब्द प्रयोग किया गया था। अब देखिएगा जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये समझिएगा ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, अगर ब्राह्मण लगा तो जानेंगे कुछ न कुछ कर्मकांड ही होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित है। किससे हैं? धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित लिखा गया एक धर्म ग्रंथ है। तो किससे संबंधित है? धार्मिक कर्मकांड से संबंधित है। मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया। चलिए तो क्या और भी कुछ मिला है? बहुत चीज़ें लिखी है, बहुत ड्रामा लिखा गया है। और इसी में एक कहानी आपको मिलती है कि एकदम एक बार ऐसे पृथ्वी थी और एकदम से जल प्लावन, मतलब समुद्र का पानी सबसे ज़्यादा और सभी लोग डूब के मर जाते हैं। तो ये कहानी कहाँ मिलती है? इसी में मिलती है। ठीक, एक चीज़ बताओ, जब सभी लोग मर गए तो तुम बैठ के देख रहे थे कि कैसे समुद्र का वो हो रहा है कि जो तुमने लिखा है? नहीं लिखा ना, कल्पना कुछ भी की जा सकती है। जैसे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, उसमें उनके 550 जन्मों के बारे में लिखा गया कि कैसे कैसे थे, मतलब कुछ भी लिख देना है, बस हो गया तो लिख दिया तो लिख दिया। तो इन लोगों ने एक कहानी इसमें लिखी थी जिसका नाम था जल प्लावन। जल प्लावन कथा कहाँ मिलती है? इसी जल प्लावन कथा का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी ऐसे थी, लेकिन किसी कारणवश जब एकदम अधर्म बढ़ गया जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो फिर गंगा माता और समुद्र एकदम फफा जाते हैं और सबको डुबो के मार डालते हैं। मतलब अजीब का कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, तो ये काम, ये ऐसी कथा जल प्लावन की कथा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में, याद रखेंगे। जल प्लावन या जल के द्वारा पूरे सृष्टि को समाप्त करने वाली कथा किस में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। और क्या मिला? अच्छा, इसी में एक चीज़ और बताइए, पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया गया। पुनर्जन्म का सिद्धांत, ठीक है, पुनर्जन्म का सिद्धांत मतलब इस जन्म में है, अगर बढ़िया काम करना है तो खूब पंडितों को दान करो, तभी अगला वाला जन्म अच्छा होगा। गरीबों को सताओ, पंडितों को दान करो, सब हो जाएगा। ये फालतू के कॉन्सेप्ट इसी में लिखे गए थे। पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है कि नहीं होता हमें भी नहीं पता है ना, तो आपको पता है, बस चीज़ें जो लिखी गई हैं। अब लेकिन दिमाग है इतना, इतनी चीज़ें जानते हैं कि चलिए कुछ चीज़ें समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा कुछ चीज़ें। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ लिखा गया था? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। चलिए, अच्छा चलिए, शतपथ ब्राह्मण इतनी और कुछ भी चीज़ें, हाँ इसमें एक और लिखा गया था, इसमें एक कहानी लिखी गई थी उर्वशी नाम से, तो उसको भी लिख लेंगे अगर लिखना चाहते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ में।
हाँ वो थोड़ा सा हो गया था गड़बड़। ठीक है, अब समझिएगा। तो हम बता दिए थे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जल प्लावन की कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत और एक पुरुरवा उर्वशी आख्यान, ये एक कहानी लिखी गई है। दूसरी कहानी राम कथा की जो कहानी है वो इसी में लिखी गई थी, राम वाली कहानी कि राम ऐसे थे, भरत, मतलब ये समझिएगा ये कहानी। अश्विन कुमार द्वारा एक ऋषि थे, चयन ऋषि को यवन दान किया गया था। यवन का मतलब यौन लिख दीजिएगा इसे, मतलब यौन का मतलब जवानी, जवाने दान कर दिए थे, ये समझिएगा। किसको? ऋषि को। ऐसे कहानियाँ लिखी गई हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना तक रोकेंगे, मिलेंगे आगे। ठीक है, अभी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको बतानी है, मज़ा आएगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा। और ठीक है, वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले, तब तक के लिए जय हिंद।